हे एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। सो गाइस, मूविंग अ नेक्स्ट लेक्चर। जो फर्स्ट आपका था सीआरपीसी क्या होता है, उसका ऑब्जेक्ट क्या है और इसमें ये कब बनाया गया, क्यों बनाया गया, उसमें कितने सेक्शन होते हैं और इसमें कितने चैप्टर हैं। ठीक है, तो अब नेक्स्ट जो हमारा ये वीडियो रहेगा, ये रहेगा आपके सीआरपीसी की क्या विशेषताएं हैं और इसके क्या संवैधानिक प्रावधान दिए गए। ठीक है, सो आई होप गाइस आप लोग तैयार होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का सेकंड जो वीडियो है, आई मीन कि सीआरपीसी की क्या विशेषताएं हैं और क्या इसके संवैधानिक आधार है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी जो पहली मुख्य विशेषता वो ये कहती है, सीआरपीसी आई मीन मैंने पहले ही आपको बताया कि ये एक प्रोसीजर लॉ है। ठीक है, प्रोसीजर लॉ है तो इसमें जो है इसका प्रोसीजर न्यायालय के द्वारा किया जाता है। ठीक है, माननीय न्यायालय के द्वारा इसका प्रोसीजर किस तरह से होगा, सारी चीज़ें इसके अंदर दी हुई है। तो इसका फर्स्ट जो पहला जो विशेषता है ना वो यही है। पहली है आपका न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करता है। इन सेंस ये देखिए आपके ये आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 50 में भी ये बताया गया है कि जो न्यायपालिका है वो अलग रहेगी और जो कार्यपालिका है वो अलग रहेगी। कार्यपालिका अपना लेजिस्लेचर में मतलब ये अपना काम अलग करेगी और न्यायपालिका अपना काम अलग करेगी। ठीक है, कोई किसी के काम पे कोई किसी के ऊपर हावी नहीं होगा किसी भी तरह से। ठीक, न्यायपालिका को कार्यपालिका से बिल्कुल अलग रखा गया है। ठीक है, इसकी ये इसका पहला जो है मेन एलिमेंट होगा। सेकंड इसका एलिमेंट ये होगा कि अगर मान लीजिए कि आपराधिक क्रिमिनल केसेस में कोई चार्जशीट फाइल करना है। ठीक है, तो उसको 60 दिन के अंदर अंदर चार्जशीट फाइल कर देनी चाहिए। ठीक है, उससे ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए बिल्कुल भी। ठीक है, देखिए मैं पढ़ के भी सुना रही हूँ। आपराधिक मामलों में आरोप पत्र को ही चार्जशीट बोला जाता है। पुलिस के द्वारा न्यायालय में 60 दिन के अंदर अंदर प्रस्तुत करना होगा। पुलिस के द्वारा न्यायालय में जाके 60 विदिन 16 डेज में आपको करना ही करना पड़ेगा। ठीक है, 60 डेज में आपको करना पड़ेगा, वरना तो जो अभियुक्त है, जो विक्टिम है, उसको मतलब जो अभियुक्त है, अक्यूज्ड उसको छोड़ दिया जाएगा, उसको ज़मानत पर छोड़ दिया जाएगा। ठीक है, 60 दिन के बाद अगर एक दिन भी ज़्यादा होता है तो उसको छोड़ दिया जाएगा। इसका सेकेंड एलिमेंट। थर्ड एलिमेंट इसका ये है कि जब कभी हम किसी अपराधी को पकड़ के लेके आते हैं न्यायालय में या पुलिस स्टेशन में, तो वहाँ पर विचारण के दौरान जितना भी टाइम उसका जाता है, जितना भी टाइम हम लेते हैं, और जब न्यायालय में उसको सज़ा सुनाई जाती है तो उस टाइम से माइनस कर दिया जाएगा और उसको वहाँ पर टाइम उसका कम कर दिया जाएगा। ठीक है, फोर्थ वन इज किसी भी व्यक्ति को वारंट के अधीन, चाहे तो आप एनबीडब्ल्यू ले रहे हो या बीडब्ल्यू ले रहे हो। ठीक है, कोई भी वारंट के अधीन आप उसको पकड़ के लेके आते हैं गिरफ्तार करके। ठीक है, गिरफ्तार कर रहे हैं तो गिरफ्तारी के कारण से अब आपने चाहे, मैंने यहाँ बताया आपको, चाहे तो वो वारंट के बिना हो या वारंट के साथ हो, आपको गिरफ्तारी करने का उसको कारण रीज़न बताना पड़ेगा। आपको ये नहीं कि आप उसको पकड़ के लेके चले आ रहे हैं, ऐसा नहीं है। आप उसे रीज़न बताएं पहले, उसके बाद उसको लेकर आएँ। ठीक है, और अगर वो ज़मानतीय अपराध है, ठीक है, वो ऐसा नॉर्मल छोटा मोटा अपराध है कि उसको ज़मानत मिल सकती, तो उसको उसके अधिकार बताए जाए कि आपको इस ऑफेंस जो आपने ये किया है, आपको इसमें ज़मानत मिल सकती है और ज़मानत की क्या प्रक्रिया है, वो क्या होगी, वो उसको पूरा बताया जाए। ठीक है, ये इसका फोर्थ है। फिफ्थ इज साक्षियों को समन डाक के द्वारा भेज। ठीक है सॉरी, कोई व्यक्ति है ऑफेंस करता है। ठीक है, अब मान लीजिए कि ऑफेंस बहुत छोटा है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, तुच्छ टाइप का अपराध है कोई, कि किसी को थप्पड़ मार दिया, गाली दे दी, कुछ भी है नॉर्मल जैसे न्यायालय ने बोला। ठीक है, तो आप उसको डाक के द्वारा समन भेज रहे हैं, तो अगर उस पर जुर्माना है तो वो डाक के द्वारा जुर्माना पे कर सकता है। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि वो न्यायालय में आए, उपस्थित हो। साक्षियों को समन डाक के द्वारा भेजे जाने की व्यवस्था की गई है। छोटे छोटे मामलों में अभियुक्त को डाक के द्वारा जुर्माना भी वो चाहे तो मामलों में न्यायालय में दे सकता है। ठीक है, उसको ज़रूरत नहीं है कि वो वहाँ पे आए और प्रस्तुत होए। ठीक है, वहाँ आके प्रस्तुत हो भी जाए, ऐसा नहीं। सिक्स्थ वन इज ऐसे व्यक्तियों की जिनकी आजीविका का कोई प्रत्यक्ष साधन है ही नहीं, कुछ कर ही नहीं रहे। ठीक है, तो उन्हें नए अच्छे आचरण के लिए श्योरिटी देना चाहिए। ठीक है, और प्रावधान अब केवल उन व्यक्तियों तक सीमित कर दिया जाए जो कि उनको
एक मिनट, मैं आपको इसी लैंग्वेज में समझाती हूँ। देखिए, मान लीजिए कोई किसी ने ऑफेंस किया, ठीक है, और वो व्यक्ति का कोई उसका कोई कमाने का साधन ही नहीं है, कुछ नहीं, तो उसको एक श्योरिटी देनी चाहिए न्यायालय के द्वारा, या उसको निःशुल्क सहायता प्रदान की जाए न्यायालय के द्वारा, ठीक है। तो ये सब निःशुल्क होगा, उससे पैसे नहीं लिए जाएंगे, क्योंकि वो तो खुद ही नहीं अपना गुजर बसर तो वो खुद नहीं कर पा रहा है ना। तो ये है। उसके नेक्स्ट है कि जो अपराधी आदत से मजबूर का मतलब ये होता है कि मान लीजिए कोई व्यक्ति ऐसा है जो बार बार अपराध कर रहा है, जानते बूझते कि उसको इसमें सजा हो रही है, वो फिर छूट रहा है, फिर वो कर रहा है, तो आदतन अपराधियों से श्योरिटी की मांग किए जाने को जो श्योरिटी जो होता है उसको वहाँ पे उसको उनकी मांग नहीं की जा सकती, ठीक है। तो ये इसके लास्ट है। उसके बाद श्योरिटी की अगर बात करें तो श्योरिटी का एक टाइम पीरियड डिसाइड करना चाहिए कि इतने टाइम बाद कि आप श्योरिटी खत्म हो जाती है आपकी, ठीक है। उसके बाद सेक्शन 154, यू नो दैट सेक्शन 154 इज व्हाट इज FIR। की जाने वाली हर FIR को लिखित और मौखिक होगा, ठीक है। और FIR की एक सूचना उस व्यक्ति को देना ज़रूरी होता है जिसके खिलाफ FIR लिखी जा रही है, या जिसको FIR या जिसने FIR लिखवाई है उसको, ठीक है। वहाँ पे आपको FIR एक अपने पास रखते हैं और एक उन्हें देते हैं, कॉपी, 2 कॉपी होनी चाहिए। खैर, ये तो मैं जब आपको FIR के बारे में पढ़ाऊँगी, जो भी होगा उसमें FIR से रिलेटेड जितने भी सेक्शन होंगे, जो होंगे, जो चैप्टर होगा वो मैं पूरा उसमें वहाँ पे इन डिटेल मैं आपको बता दूँगी, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। ज़मानत से संबंधित अब ज़मानत से संबंधित कुछ अपराध होते हैं, ठीक है, जिनमें ऑन द स्पॉट ज़मानत मिल जाती है। तो ऐसे में उस अपराधी को ये बताना चाहिए कि तुम्हारा ऑफेंस कैसा है और तुम्हें इसमें ज़मानत मिल जाती है, और उससे बॉन्ड भरवा लेना चाहिए चाहे तो, ठीक है। और अगर कोई व्यक्ति संबंधित न्यायालय के क्षेत्राधिकार, अब मान लीजिए कोई व्यक्ति है और उसने ऑफेंस किया, एक व्यक्ति है। अब पहले ये सुनिए, जमानत संबंधी विधि को कुछ उदार बनाया जाना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति संबंधित न्यायालय से क्षेत्राधिकार के बाहर गिरफ्तार किया जा रहा है, ठीक है, तो न्यायालय में ले जाने की बजाय गिरफ्तार किए जाने वाले स्थान के जो पास में मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किया जाना चाहिए और जमानत पर छोड़ जाने का आदेश दिया जा सकता है, ठीक है। एक सेकेंड, अब देखिए, फॉर एग्जाम्पल एक अपराधी पकड़ा गया, ठीक है, वो ऑफेंस कहाँ कर रहा था, वो ऑफेंस कर रहा था कृष्णा नगर में। कृष्णा नगर के थाने जो जुरिडिक्शन है, इस जुरिडिक्शन में उसने वहाँ पे अपराध किया, ठीक है। अब उस व्यक्ति का क्या है कि अब उसको ऑफेंस करते हुए यहाँ के तो किसी थाने के कोई अधिकारी ने नहीं देखा, लेकिन हाँ ये है कि जैसे कि कोई चार बाग या फिर मलिहाबाद के आसपास के क्षेत्र के कोई अधिकारी है, लोक सेवक, उसने उसको देख लिया, ठीक, पकड़ लिया। अब वो व्यक्ति है तो मान लीजिए कहीं और का, उसने कृष्णानगर में आके ऑफेंस क्रिएट किया है, तो ज़रूरी नहीं है कि वो व्यक्ति माने अगर कहीं और का है या किसी और जगह का है और ऑफेंस यहाँ कर रहा है तो उसको वहीं ले जा, उसके क्षेत्राधिकार के में ही भेजा जाए। उसको अपने नज़दीकी के जो मैजिस्ट्रेट हैं उनके पास ले जाया जाए और वहाँ पे उसके पूछताछ वगैरह की जानी चाहिए, ठीक है। ये है इसका नेक्स्ट मतलब एलिमेंट ये है, ठीक। जहाँ उसने ऑफेंस किया है उसको उस क्षेत्राधिकार का जो थाना है वहाँ ले जाए, या उसके समक्ष अगर आसपास मजिस्ट्रेट है वहाँ लेके जाए। ज़रूरी नहीं है कि वो जहाँ का रहने वाला है उसको वहीं ले जाकर दंडित किया जाए या पूछताछ की जाए, ठीक है। इसमें विलम्ब हो जाता है काफ़ी। उसके बाद अभियुक्त को निःशुल्क विधिक सहायता, जस्ट अ मिनट, ओके, सॉरी। नेक्स्ट है कि आपका अभियुक्त को निःशुल्क विधिक सहायता देनी चाहिए, ठीक है। वो व्यक्ति नहीं उठा सकता है न्यायालय का खर्च, वो बिल्कुल नहीं वहन कर सकता, तो उसको विधिक बिल्कुल उससे एक भी पैसे चार्ज नहीं किया जाना चाहिए। रिमांड के था, अब जब उस टाइम उसके रिमांड चले उस टाइम पर भी जो टाइम पीरियड है उस टाइम पीरियड को घटा देना चाहिए और उसके कारावास में उसको घटा देना चाहिए इधर से, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट ये है कि सेशन मामलों में प्रारंभिक व्यवस्था को अब ख़त्म कर दिया गया है, ये ख़त्म हो गया। जूरी व्यवस्था पहले थी वो ख़त्म हो गई है, ठीक है। उसके बाद जो तृतीय श्रेणी के मैजिस्ट्रेट होते हैं, अब वो जो है अब स्थान उनका बिल्कुल हट गया, अब वहाँ पे फर्स्ट आ गए, ठीक है। उसके बाद आपका जो है 2 साल तक के कारावास से दंडनीय जितने भी अपराध होंगे उनका विचारण सामान्य मामलों की तरह किया जाएगा। मतलब अगर कोई व्यक्ति ऐसा ऑफेंस करता है
जिसमें उसका जो सज़ा है वो 2 साल तक की है, तो वो समन मामला माना जाएगा, ठीक है? वारंट मामला नहीं माना जाएगा। अब उसके बाद इस संहिता, यानी इस संहिता का मतलब क्या है? इस संहिता का मतलब है आपका द इंडियन पिनल नहीं, इस संहिता का मतलब है आपका सीआरपीसी, ठीक है? इस संहिता के अंतर्गत अभियोजन पक्ष के साक्षी को परीक्षा हेतु जारी किए जाने वाले कमीशन की अवस्था में न्यायालय अभियोजन पक्ष को अभियुक्त के व्यय को, जिसमें अधिवक्ता का शुल्क भी आता है, भुगतान करने का निर्देश दे सकती है, ठीक है? अब आप जो हो इसमें ये बताया लास्ट कि मैजिस्ट्रेट अभियुक्त के विरुद्ध दंड पारित करने से पहले दंड के संबंध में अभियुक्त की आपत्तियों पर विचार करेगा, और जो अभियुक्त होगा उसकी बात सुनेगा, और वो अपनी बात वहाँ पे न्यायालय के सामने रख सकता है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अगर उसने कोई ऑफेंस किया है तो वो अपनी बात या अपना कोई वकील वहाँ नहीं रख सकता। वो वहाँ अपना वकील भी बुला सकता है, वो अपने घरवालों से भी बात कर सकता है, और वो अपनी बात भी रख सकता है। इवन अगर वो पैसे नहीं दे सकता न्यायालय में, ठीक है? वो किसी चीज़ के लिए पैसे नहीं दे सकता है अपने ऑफेंस के बाद, तो उसका जो वहन है वो भी न्यायालय के द्वारा ही उठाया जाएगा, ठीक? सो आई होप गाइस आपको ये जितने भी एलिमेंट्स थे सीआरपीसी के, ठीक है, वो समझ में आए होंगे। सो कोई भी डाउट होता है, कुछ भी प्रॉब्लम होती है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, और प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक टू माय वीडियोस, क्योंकि एक एक वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, लाइक टू माय वीडियोस एंड शेयर टू माय चैनल। ओके, थैंक यू सो मच।